नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLCIS से मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन। और अभी तक जो वीडियोस आपने देखे हैं ऐप पर जितने भी, उन सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि सामान्य प्रबंधन क्या होता है और उसके कौन से प्रांग हैं जिनसे अपने के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद आएगा। मध्य प्रदेश पटवारी 2022-23 251 रुपये का कोर्स है मात्र। इसमें आपको मिलेंगे नोट्स, टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 250 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। इसकी संख्या जो है मैं 31 दिसंबर को अनाउंस करूँगा, तब तक कोर्स का प्राइस यही रहना है। सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, करंट, इनके MCQ स्पेशल वीडियोस भी मिलेंगे। उसी सीरीज का ये वीडियो भी है। ऐप आपको GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे ये कोर्स मिलेगा। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य प्रबंधन। यहाँ पे अपन ने वित्तीय प्रबंधन क्या है इसके बारे में समझ लिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय प्रबंधन के जो उद्देश्य है वो हम लोगों को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही इसमें आए हुए जो शब्द हैं, एक एक शब्द के ऊपर अपने को गौर करना आवश्यक है। देखिए साथियों, सामान्य प्रबंधन के जब पेपर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे विशेष कठिनता इस बात में आएगी कि जो प्रश्न की भाषा शैली है, जो लैंग्वेज है, वो हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज़ नहीं करते। इस वजह से उसकी भाषा शैली को थोड़ा सा पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन आप उस प्रश्न को 1 से 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो प्रश्न की सरलता आ जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि प्रश्न की भाषा में जो टर्म यूज़ की गई है, क्योंकि वो टर्म हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, इस कारण से उसके वास्तविक अर्थ को अपन पकड़ नहीं पाते, इसलिए आंसर करने में हमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए यहाँ पे अपन छोटे छोटे जो भी शब्द आए उन टर्म को भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग प्रबंधन से संबंधित एक भी प्रश्न गलत ना करें। इस सीरीज में आप थ्योरी वीडियो पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप सामान्य प्रबंधन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मेरी पूरी MCQ की सीरीज भी पढ़ेंगे। देखते हैं वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य मुनाफा उच्चतम सीमा तक ले जाना। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में, किसी भी डिपार्टमेंट विभाग में, ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन जो है उसका पहला उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है। दूसरा, नकदी का रख रखाव। वित्तीय प्रबंधन जो है वो जो आपका कैश मैनेजमेंट है उसका भी काम करता है। कैसे कैश का मैनेजमेंट, इस बारे में अपन देखते हैं। जैसे भाई 2 तरह की पूंजी होती है, एक स्थायी पूंजी, एक अस्थायी पूंजी। वोलेटाइल प्रॉपर्टी भी रहती है उसके अंदर। जैसे कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक बार लग गए, मतलब एक बार लग गया आपका, आपको जो चीज़ लगानी वो आपने लगा दी। जैसे ट्यूबलाइट लगवानी है आपको ऑफिस में, आपने लगवा दी। AC लगवाना, एक बार लगा दिया, सिंगल टाइम आपका एक्सपेंसेस। लेकिन आपके यहाँ जैसे क्या कर्मचारी, उनको लगातार तनख्वाह देनी है। आपके जैसे गेस्ट आते हैं उनका एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी आती है एक्सपेंसेस है, कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह से जो आपकी नकदी है वो कैसे मेंटेन होगी, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। धन का उचित उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। जैसे जो विभाग है, जो संस्था है, उसमें जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, उसका उपयोग सही हो, सही दिशा में हो। ठीक है। इस संदर्भ में आप इस बात को ऐसा समझिए जैसे आप पटवारी पद पर नियुक्त हो गए हैं, निश्चित रूप से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, नियुक्त होंगे। अपने मन में प्रबल सकारात्मकता रखनी है। सिलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, जो पॉजिटिव है उसका चयन निश्चित रूप से होता है। और जो गुरुजी की कोर्स के साथ पढ़ रहा है उसके साथ ये मान के चलो कि सकारात्मकता निश्चित रूप से कूट कूट कर भरी हुई होगी। जैसे आपके पास पैसा आया, ठीक है, नॉर्मली हम क्या है, हमारे जो एक्सपेंडिचर है उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक संस्था या एक विभाग ऐसा नहीं कर सकता। कौन सा पैसा किस मद के लिए है, किस सेक्टर के लिए है, वो उसी पे खर्च हो, ये हो गया धन का उचित उपयोग। लेनदारों के साथ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की बैठक। ठीक है। जैसे जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपकी संस्था या आपके विभाग में पैसा लगा रहे हैं, जो उस लेन देन से संबंधित लोग हैं, उनके प्रति आप लोग प्रतिबद्ध हैं कि नहीं हैं, आप कमिटेड हैं कि नहीं हैं, इस चीज़ को लेके बार बार आपको उनको विश्वास में लाना होगा। जैसे आप समझते हैं, आप देखिए जैसे बहुत सारी कंपनी जो शेयर मार्केट में लॉन्च्ड है, ठीक है, उनके स्टॉक शेयर में लोग खरीदारी वगैरह करते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी है, PSUBs भी है, प्राइवेट कंपनियां भी है बहुत सारी। अब क्या है,
व्यक्ति उन कंपनी के शेयर खरीदना ज़्यादा पसंद करता है या उनको ज़्यादा सिक्योर मानता है जो कंपनियां ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी लेनदारी देनदारी उनको रखती है, अपने देनदारियां जो हैं उनको प्रतिबद्धता कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करती है, उनके जो लोन है वो समय पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य आता है। अब वित्तीय प्रबंधन का कार्य जो है उसके बारे में अपन देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन जो काम है वो काम क्या करता है। वित्तीय प्रबंधन का कार्य उपक्रम की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साधनों को प्राप्त करना है। मतलब वित्तीय प्रबंधन का मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि आपके इंस्टीट्यूशन या आपके डिपार्टमेंट की आवश्यकता या टारगेट इतने रुपए का है। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या साधन लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म है वो कितना रहेगा, लॉन्ग टर्म जो है वो कितना रहेगा, अल्पकालीन कितना रहेगा, दीर्घकालीन कितना रहेगा, ये सारा काम वित्तीय प्रबंधन के अधीन किया जाता है। मतलब यहाँ पे दो चीजें समझ में आई होगी कि वित्तीय आवश्यकताएं यहाँ दो प्रकार से बता रखी है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। इसको भी अपन समझेंगे आगे जब टॉपिक आएगा। उनका आवंटन करना, मतलब जो वित्त है उसका आवंटन करना, क्योंकि पैसा जब है संस्था के पास तो वो किस काम में आवंटन करना है, और आवंटन ऐसे करना कि उसका अनुकूलतम उपयोग हो, मतलब सुटेबल यूटिलाइजेशन जो है वो हो, जिस उद्देश्य से आप धन को दे रहे हैं उस उद्देश्य से वो उपयोगित किया जाए। जैसे आप पटवारी बन गए, पटवारी बनने के बाद शासन ने बोला कि शासन की ये योजना है, इसके लिए आप होल्डिंग्स जो है आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगाएं, आपके पटवार क्षेत्र में आप लगवाएं। तो वहां पे आपको क्या धन का आवंटन सरकार ने कर दिया कि भाई हमारी तरफ से बजट ये है, 55 रुपये पर फ्लेक्स लगेंगे, साइज ये होना चाहिए ये। अब उसमें आपको सब कुछ मैनेज करके उन चीजों को करना होता है। ये हो गया वित्तीय प्रबंधन कि उनका आवंटन तथा अनुकूलतम उपयोग। वित्तीय प्रबंधन लेखांकन, अब एक एक शब्द, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, कहाँ आया है, कितना गया है, किस किस में मद में गया है, वो सारा विवरण किस में आता है, लेखांकन। अंकेक्षण मतलब अकाउंटिंग, ऑडिट, अंकेक्षण का मतलब ऑडिट, कि जो खर्च वास्तव में जिस चीज के लिए किया गया था वो उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उससे अधिक खर्च हो गया है, जिस मद के लिए पैसा दिया गया है वो पैसा उस मद के लिए आवश्यक था, जितना दिया है उतना आवश्यक था, ये अंकेक्षण में आता है। लागत लेखांकन मतलब जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है उस चीज को प्राप्त करने में, वो व्यावसायिक बजटन मतलब टोटल कमर्शियलाइजेशन जो बजट है, कमर्शियलाइज्ड बजट, वो रोकड़, रोकड़ मतलब दैनिक जैसे लेखा पढ़ी कि कितना पैसा आया कितना गया। साख प्रबंधन मतलब आपको आगे जो चीजें चाहिए उसके लिए आपका साख प्रबंधन होना जरूरी। सामग्री प्रबंधन जो सोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया वित्तीय प्रबंधन उत्तरदायी नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि ये लेखांकन, ऑडिट, लागत लेखांकन, कमर्शियलाइज्ड बजट, रोकड़, साख प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। अंकेक्षण, ऑडिट को एक बार और अपन अच्छे से समझ लेते हैं। अंकेक्षण से आशय लेखों की सत्यता की जांच करना होता है, मतलब जो लिखा गया है, जो लेखांकन किया गया, अकाउंटिंग की गई है उसकी जांच करना, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वो सही रूप से संबंधित सौदे के लिए किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब जो आपने खर्च किया है, जो भी काम किया है वो सही जगह हुआ नहीं हुआ, वो काम ऑडिट में होगा। लेखा परीक्षा, अंकेक्षण या ऑडिट का सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, तंत्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पाद का मूल्यांकन करना है। उससे ये पता चलेगा कि पैसा सही खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अगर भारत के संदर्भ में अपन इस चीज को देखें, इस पे अपन थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। अगर भारत के संदर्भ में अपन देखें इस चीज को, भारत के संदर्भ में, ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है, सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी का पोस्ट होता है, आर्टिकल 148 में है, ये जीके में भी आएगा। इसका काम क्या होता है, सरकार के खर्च आय व्यय जो है उनकी जांच करना, ऑडिट करने का जो काम होता है मेन वही काम होता है। ठीक है, अब ये जो जांच है, ये जांच किस प्रकार से होती है, कैसे नहीं होती है। जैसे क्या हुआ, जैसे एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के पास इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ठीक है, आउटगोइंग आउटकमिंग हुई, उसकी एक रिपोर्ट बनी, ऑडिट रिपोर्ट बनी, सीएजी ने बनाई। अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो संसद पटल पर आती है। संसद पटल में क्या होता है कि यहाँ पे एक कमेटी होती है, लोक लेखा समिति। इस लोक लेखा समिति में कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्य कहाँ से आते हैं,
15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। अगर कोई कमेटी बनी है तो उसका चेयरमैन भी बनेगा। तो परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति जो है इसके अध्यक्ष जो हैं विपक्ष के नेता होते हैं। ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सरकार का जो खर्च, अगर सरकार के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे तो हो सकता है कि वो सरकार के मत में उस ऑडिट को देखें। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया क्या हो गई, अंकेक्षण या ऑडिट से संबंधित हो गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका जीके के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, प्रबंधन के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी ऐसे और टॉपिकों पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल जो प्रोसेस है या सिस्टम है, उस सिस्टम को अपन एक बार देखते हैं। तो भारत में आप देखिए, जैसे विश्व स्तर पे अपन अगर बात करें तो विश्व स्तर पे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भुगतान संतुलन का काम करता है। वर्ल्ड बैंक जो है एक बैंक की बात है, विश्व के बैंक के रूप में काम करता है। ऐसे भारत में वित्तीय कार्यों से संबंधित जितने भी कार्य है वो काम कौन करता है, आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। लेकिन RBI जो काम करेगा वो काम क्या है, ये काम जानना है प्रबंधन का, प्रबंधन के उस हिस्से का जिसे अपन वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। तो उसी चीज को अपन कहते हैं किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में विभिन्न आर्थिक इकाइयों, मोटे तौर पर निगमित क्षेत्र, सरकार और घरेलू क्षेत्र में वर्गीकृत प्रगति द्वारा परिलक्षित होती है। उनकी गतिविधियों के प्रदर्शन करते समय इन इकाइयों का अधिशेष, घाटा, संतुलित बजट स्थितियों में रखा जाएगा। क्षेत्रों या लोग अधिशेष निधियों के साथ कर रहे हैं और कहाँ उनके घाटे के साथ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आंकड़ों का जो विश्लेषण है वो क्या होगा, भारतीय वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में समझा जाएगा। मतलब मोटा मोटा इन शब्दावली को एक बार छोड़ के आप ये समझें कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है फाइनेंस से रिलेटेड, आगे के जो वर्ष है उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सरकार अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से नियोजित करती है। अगर सरकार का बैंक कहा जाए तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, बाकी जितने भी बैंक होते हैं वो अनुसूचित बैंक होते हैं, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, ये कमर्शियल या व्यवसायी बैंक है जो RBI की रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में व्यवसाय करते हैं। अब भारतीय वित्तीय प्रणाली है, इसका वर्गीकरण अपन देखते हैं कि ये किस तरह से है। तो वित्तीय बाजार का वर्गीकरण, मतलब वित्तीय प्रणाली है किसके लिए, जब वित्तीय बाजार होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा। फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है, एक सिस्टमेटिक मार्केट, एक अनसिस्टमेटिक, मतलब व्यवस्थित बाजार। ऐसी जगह जहां पे एक फिक्स नियमावली के साथ कार्य हो रहा है, तय है, सूचित है। व्यवस्थित, अव्यवस्थित, अस्थायी रूप से सेटल्ड नहीं है। अब व्यवस्थित बाजार जो है इसको दो हिस्सों में देखिए, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। अब पूंजी का मतलब कैपिटल, मुद्रा का मतलब करेंसी। पूंजी बाजार में औद्योगिक प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, दीर्घकालिक ऋण बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। मुद्रा बाजार में क्या हो गया, मांग मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल, अंशकालीन मुद्रा, ये सारी चीजें। अब इतना डीप में अपने को नहीं आएगा, बस केवल आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि ये भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंदर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब भारतीय वित्तीय प्रणाली में RBI के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है, जीके में भी आ सकता है, प्रबंधन में भी आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। मतलब आज़ादी से पहले 1 अप्रैल 1935 को हुई। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम 1934 में ला दिया गया था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था। मतलब जब इसको स्टेब्लिश किया गया तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो कोलकाता था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। मतलब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया, तो 1934। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक कार्यालय कहाँ था, कोलकाता। मुंबई को स्थायी कार्यालय कब बनाया गया, 1937। और आज भी RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में। अब इसके आगे हम लोग जो है तैयारी करेंगे, जो वित्तीय प्रबंधन है जिसके बारे में अपन ने कुछ चीज़ें देखी है, इसका एक सेक्शन और लेके ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है उसको करेंगे। और उसके साथ ही क्या होगा, बाकी चीज़ें जो हैं आप क्रमबद्ध तरीके से मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। प्रबंधन की जो मेरी ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसको आप नहीं चुके, और ये सारे वीडियोस सीक्वेंस में प्राप्त करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं GLC IAS MPPSC ऐप।
मात्र 251 रुपये में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के लिए है। उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, 1 जनवरी से फुल लेंथ टेस्ट आएंगे। फुल लेंथ टेस्टों की संख्या भी बहुत जल्दी अनाउंस होगी खुशखबरी के साथ। और उसमें आपको जैसे प्रबंधन के वीडियो हो गए थ्योरेटिकल, प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस हो गए, साइंस का बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन जो है उसका एमसीक्यू हो गया, करंट अफेयर उसमें स्पेशली एमपी करंट है उसके एमसीक्यूज हो गए, और कुछ सब्जेक्ट के अगर हमें लगता है हम कर सकते हैं तो उनके एमसीक्यू सीरीज भी इस कोर्स में देने का प्रयास करेंगे। मूल्य ऐसा कि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए, हर बच्चा घर पे जाके उससे शिक्षा प्राप्त कर पाए और अपने चयन के लिए सुनिश्चित हो पाए। GLCIS MPPSC ऐप आप डाउनलोड करें कोर्स और अभी परचेज करें। सहयोग देवें। धन्यवाद।